तुमने काफ़ी अच्छा बोल दिया जी, थैंक यू। अच्छा कमांड है तुम्हारा हिंदी भाषा में जी। और बड़ी सभी में हिंदी में तुमने बहस करी, तो उसके लिए हम सब जो है आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा श्रीमान, इस व्यक्ति ने बहुत स्पष्ट कहा है, ये तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं है। इसने बताया कि इस व्यक्ति ने उसके सिर पर गोली मारी। जिस व्यक्ति का नाम ये सिर पर गोली मारने को बताता है वो श्रीमान अस्पताल में भर्ती होता है, और जिस सुरेश का नाम ये लेता है वो अन्य जगह माननीय न्यायालय के समक्ष अदालत में मौजूद होता है। माननीय न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि से व्यथित होकर आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है श्रीमान। घटना कब की है? श्रीमान घटना जो है 7/9/2009 की। कस्टडी पीरियड? श्रीमान पूर्व में ये 3 माह 22 दिन रहा और वर्तमान में आदेश दिनांक से 9 माह 14 दिन, मतलब 9 माह 15 दिन हो गए। कुल मिलाकर 13 माह हो गए श्रीमान। ऑफिस? श्रीमान 302, 147, 148, 149, 307। लेटर सी दी प्रोसिक्यूशन। श्रीमान अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि इस आशय की देहाती नालिश रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि आज दिनांक 7/9/2009 की सुबह वह अपने बड़े भाई बालकिशन मृतक रिश्तेदार अरविंद रावत निवासी टोरिया, राधेश्याम रावत निवासी भासड़ा खुर्द के साथ मोटरसाइकिल से करेरा आया हुआ था एवं करेरा से वापस अपने गांव सड़ जा रहा था। उसका भाई बालकिशन, अरविंद एवं राधेश्याम मोटरसाइकिल से आगे जा रहे थे तथा उनका भाई पीछे मोटरसाइकिल से जा रहा था। शाम के करीब 4:30 बजे समूहाहार पक्की सड़क पर जब वे पहुंचे तो पीछे से एक सफ़ेद रंग की मार्शल गाड़ी आई और आगे निकलकर उसके भाई बालकिशन की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे तीनों लोग सड़क किनारे गिर गए थे एवं मार्शल गाड़ी रुक गई थी। उस गाड़ी में से एक राय होकर गांव के गुल्ली और राम किशोर कट्टा लिए, महेश पंडित कट्टा लिए, मथुरा दास कल्ला पंजाब, राम प्रसाद निवासी सड़, बबलू रावत निवासी दबई, देवेंद्र सिंह निवासी भासड़ बंदूक लिए, सुरेश शर्मा निवासी खिरिया बंदूक लिए एवं मनोज निवासी सुकेता उतरे, जिसके कारण उसके भाई बालकिशन, अरविंद एवं राधेश्याम की खेत की ओर भागे तो ये सभी लोग उनके पीछे दौड़े तथा फायर करने लगे, जिससे तीनों लोग घायल हो गए एवं गुल्ली पंडित सुरेश शर्मा ने बालकिशन की पड़ी हुई अवस्था में कट्टा बंदूक से एक राय होकर फायर किया, जिससे सभी लोग फायर करते हुए दिनारा की ओर गाड़ी लेकर भाग गए। उसके पश्चात उसने अपने भाई बालकिशन को देखा, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके माथे एवं दाएं बाएं पेट, जबड़ा तथा शरीर में अन्य जगह चोट आई थी एवं अरविंद के बाएं हाथ की कोहनी, हथेली, बाएं पैर, बाएं पसली में तथा राधेश्याम के दाहिने हाथ की उंगलियां, पीठ से दाहिने पैर, बाएं हाथ में चोट आई थी। उसके पश्चात उसने अपने गांव में परिवार वालों को सूचना दी थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस थाना करेरा की सुनारी चौकी से पुलिस आ गई थी। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा श्रीमान, इस प्रकरण की देहाती नालिश देख लेते। श्रीमान देहाती नालिश को देखेंगे तो इस प्रकरण के अभियोजन साक्षी बनवाल ने 10 लोगों का नाम अभियुक्त के तौर पर परिचित कराया है। माननीय न्यायालय का ध्यान मैं इसी बात पर विनम्रतापूर्वक आग्रह कराना चाहूंगा कि अगर आप इस अभियोजन की कथा का जजमेंट देखेंगे, निर्णय देखेंगे, आलोच्य आदेश देखेंगे श्रीमान, तो इसमें केवल 8 अभियुक्त बनाए गए हैं, 10 अभियुक्त नहीं बनाए गए श्रीमान। इन 2 के संबंध में इस व्यक्ति ने बहुत स्पष्ट कहा है, ये तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं है। इसने बताया कि इस व्यक्ति ने उसके सिर पर गोली मारी। जिस व्यक्ति का नाम ये सिर पर गोली मारने को बताता है वो श्रीमान अस्पताल में भर्ती होता है, और जिस सुरेश का नाम ये लेता है वो अन्य जगह माननीय न्यायालय के समक्ष अदालत में मौजूद होता है। सर्वप्रथम अभियोजन ने जिस अभियोजन साक्षी को विश्वास कर माननीय न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि का आधार बनाया है, उसका खुद बयान एक संदेह के घेरे में आ जाता है श्रीमान। ये बताता है 10 लोग, 2 लोग बेचारे कहीं और पाए जाते हैं और उसको बताता है कि मैंने अपनी आंखों से गोली मारते देखा, जबकि ये दोनों लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं होते हैं। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है, मैं अभियुक्त के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा। ये बताते हैं 149 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अभियोजन ने विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के संबंध में मार्शल कार बताई। श्रीमान मार्शल कार जैसी कोई गाड़ी प्रकरण में जब्त नहीं हुई। घटनास्थल पर किसी भी प्रकार के खाली चले खोखे जब्त नहीं हुए। इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसको केवल साधारण चोट लगी है। इनमें से कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अभियोजन के मुताबिक जहां पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना बताते हैं वो तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं है। जिसको अभियोजन साक्षी बताता है कि मैंने अपनी आंखों से इसको गोली मारते देखा, वो व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को उसका कोई विचारण नहीं होता, उसे पुलिस के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है। जिस अभियोजन साक्षी पर ये विश्वास करते हैं उस अभियोजन साक्षी का साक्ष्य स्वयं अतिशयोक्तिपूर्ण, बनावटी, मिथ्या एवं रंजिश के आधार पर फंसाने वाला पाया जाता है। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण पहुंचा है श्रीमान, ये स्वयं संदेह के दायरे में है। ऐसी दशा में हम माननीय न्यायालय से दया के आधार पर
पात्रता रखते हैं कि ये व्यक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण, भ्रामक कथन, असत्य कथन से इसने परिचित कराया और इसके आधार पर हमें दोष सिद्धि अवलंबित हुई। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को डिस्कस किया अपने जजमेंट में। उन्होंने बताया है कि जहां आरोपी के विरुद्ध अभिलेख में साक्ष्य उपलब्ध हो, उस आधार पर जिन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है उनके आधार पर अन्य आरोपी गणों का प्रकरण नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी दशा में इस आलोच्य आदेश में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं भी स्पष्ट किया गया है कि जो अभियोजन साक्षी जिसको बताया जा रहा है उसकी कथा के आधार पर अभियुक्त गणों को दोषी साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी हमें दोष सिद्धि अवलंबित हो गई है। ऐसी दशा में भी माननीय न्यायालय का इस दोष सिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने की मैं न्यायहित में प्रार्थना करता हूँ श्रीमान। या हम लोग सवाल पूछे कुछ? नहीं श्रीमान, आप पूछिए श्रीमान। जी, तुमने काफ़ी अच्छा बोल दिया जी, थैंक यू। कमांड है तुम्हारा हिंदी भाषा में और बड़ी फनी हिंदी में तुमने बहस करी, तो उसके लिए हम सब जो है आपकी प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी बात मान जाएंगे। मैं क्षमा चाहूँगा श्रीमान। बात वही मानी जाएगी जो कानून में रहे। जी श्रीमान। तो जहाँ तक देहाती नालिशी का सवाल है या FIR है, वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। जी। प्रोसिक्यूशन जब चालान पेश करता है तो उसका दायित्व है कि जो एलिगेशन लगाया उसको वो सिद्ध करे। जी। और सिद्ध करने के लिए एविडेंस देता है। बिल्कुल। अब ये दीगर बात है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशंस आते हैं। जी। तभी आप 161 का बयान जो है उसको कन्फ्रंट करते हो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। जी। जैसा कि एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है धारा 162 में। जी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका ये सेशंस कोर्ट ने उस पर निर्णय सुनाया है। जी। मैं माननीय न्यायालय से अब कुछ निवेदन कर सकता हूँ? हाँ जरूर करिए, जल्दी करिए। हमसे कोई रिकवरी नहीं हुई है। हाँ। धारा 27 का मेमोरेंडम के आधार पे हमसे कोई जब्ती नहीं है। अच्छी। मार्शल गाड़ी कोई जब्त नहीं की जाती है। मैं माननीय न्यायालय ने हमेशा न्याय हित में जहाँ पर संदेह आया है वहाँ पर हमेशा अभियुक्त हित का संरक्षण किया है। क्या कहना चाह रहे हैं लोग? बनवाल ने जो एलिगेशन लगाया है कि ये सब लोग गाड़ी से आए, देवेंद्र को कट्टे से फायर करने का एलिगेशन है। इनसे इनको तो है नहीं, लेकिन ये उसका हिस्सा थे। सब लोग गाड़ी से आए, उनको घेरा और फिर मारा, तो इनसे रिकवरी का तो कोई बात ही नहीं होती क्योंकि देवेंद्र ने लगाया, लेकिन ये उसके हिस्सा थे। सब लोग आए और उन्होंने घेरा बना के उसको फायर किया, तो ये इसका प्रेजेंट तो है। जो दो नाम और थे जाति नालिशी में जी, उनको तो अलग कर दिया। एक सुरेश है, दूसरे कौन है? देवेंद्र जी। तो सुरेश और देवेंद्र के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो गोली किसने चलाई? सर देवेंद्र ने। हाँ? देवेंद्र शर्मा ने 12 बोर की बंदूक, उसके खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ है। एलिगेशन तो इन्हीं के ऊपर है। देवेंद्र शर्मा ने 12 बोर की बंदूक और सुरेश शर्मा ने मौजर और बाकी लोगों ने अपने अपने कट्टे निकाले। ये इन्होंने लिखा है ना इसमें, जज साहब ने किस पारा में दिया भाई? ये 71 श्रीमान 71। हाँ, देवेंद्र शर्मा और सुरेश के विरुद्ध अभियोग पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो फिर गोली किसी कोर्ट ने किसको गोली मारना सिद्ध पाया है? Who has fired the gunshot? सर एविडेंस जो बनवाल है उसका जो पैरा 29 पढ़ती हूँ मैं। अरे मैडम, मेरे को ये सवाल बता दो कि देवेंद्र शर्मा जिसके खिलाफ चालान ही पेश नहीं हुआ है, तो कन्विक्शन किस आधार पर हुआ? और लोगों का जो आपके देहाती नालिशी कहती है देवेंद्र शर्मा ने गोली चलाई, देवेंद्र और सुरेश ने, और दोनों आदमी चालान में नहीं है नाम उनका, तो फिर किसने गोली चलाई? फिर सारा होमवर्क कोर्ट ही में होगा। क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। 302 का एक और केस है इनके ऊपर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जितनी सवाल पूछो जवाब दो। सर हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे रिकॉर्ड दे दीजिए, मैं लंच के बाद इसको पढ़िए। आप पढ़ के बताइए, लंच के बाद। चलो भाई, लंच का अभी पढ़िए, अभी बहुत समय है आपके पास पढ़ने के लिए।